देहरादून में शहर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नई पहल शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने सीएम आवास से 2 आधुनिक रोड स्वीपिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। ये वाहन देहरादून नगर निगम द्वारा खरीदे गए हैं और इस मौके पर मेयर सौरभ थपलियाल और मुख्य नगर अधिकारी नमामि बंसल भी वहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया है कि एक वाहन एक बार में करीब 40 किलोमीटर सड़क की सफाई करने में सक्षम है। इससे सफाई व्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत होगी और इससे सफाई व्यवस्था में कोई कमी नहीं आएगी और सबसे जो मेन बात है वो मैन पावर की भी बचत होगी। उन्होंने कहा है कि शहर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग मशीनें भी लगाई गई हैं जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम है। मेयर और नगर आयुक्त ने बताया है कि इन मशीनों से न केवल सड़कों की सफाई होगी बल्कि धुलाई और कूड़े के निस्तारण का काम भी आसान हो जाएगा। शहर के मुख्य मार्ग जैसे घंटाघर, चकराता रोड, मसूरी रोड और धर्मपुर रोड की सफाई अब इन वाहनों से ही होगी। देहरादून नगर निगम का पूरा क्षेत्र देहरादून महानगर साफ और स्वच्छ शहरों की श्रेणी में देश के प्रमुख शहरों में आए, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारे मेयर श्री सौरभ थपलियाल के नेतृत्व में पूरा नगर निगम के अंदर अनेक प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं और उसी अभियान के अंतर्गत 2 स्वीपिंग मशीनें, रोड स्वीपिंग मशीनें जो एक बार में 40 किलोमीटर तक की ऐसे सफाई कर सकती हैं। इसमें कूड़ा है, अन्य प्रकार का वेस्ट है, वो साफ हो जाएगा और इससे मैन पावर भी बढ़ेगी, बचेगी, समय की भी बचत होगी और देहरादून को क्लीन देहरादून और ग्रीन देहरादून बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। सफाई की जो अपनी मशीनें आई हैं ये नाइट शिफ्ट में काम करेंगी, देहरादून के प्रमुख चौक चौराहों पर काम करेंगी, घंटाघर से लेकर और ISBT, विश्वनाथ पुल, चकराता रोड, मसूरी रोड, इन जगहों पे रहेंगी और निश्चित तौर पे देहरादून शहर को साफ सफाई का माहौल मिलेगा। अब इसमें क्या है कि हमारे बहुत लंबे समय से डिमांड रही है कि नाइट शिफ्ट लगनी चाहिए, तो नाइट शिफ्ट कर्मचारी की लगनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न शहरों में जो 130 नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं उनमें विभिन्न मदवार एक निर्देशिका जारी की गई थी भारत सरकार के द्वारा कि किस प्रकार से विभिन्न प्रयासों के द्वारा वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जाना है। उसी में एक प्रावधान है मशीनीकृत सफाई व्यवस्था का। तो मशीनीकृत सफाई व्यवस्था के अंतर्गत ये वैक्यूम बेस्ड मशीनों का क्रय किया गया है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इनमें 3-4 तरह की जो इंटीग्रेटेड सर्विसेज हैं, जैसे कि बिन लिफ्टर इसमें है, वैक्यूम बेस्ड इसमें लिट पिकर है, वैक्यूम बेस्ड ही रोड स्वीपिंग मशीन का प्रावधान है, साथ ही साथ एक जेटर भी है जिससे कि डस्ट भी सेटल हो जाएगी सड़क पर, तब धुलाई वाला काम भी हो जाएगा। उत्तराखंड में यूके ट्रिपल SSC परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से संयम बरतने की अपील की है। सीएम ने कहा है कि इस आंदोलन में अब राजनीतिक दखल शुरू हो गया है और कई तथ्य छात्रों के बीच पहुंच रहे हैं। धामी ने भरोसा दिलाया है कि सरकार छात्रों के साथ खड़ी है और इस मामले में सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया है कि अब तक 25,000 से अधिक नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता से कराई गई हैं और मामले में शिकायत आने पर SIT बनाई गई है और जांच सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि परीक्षा 1 माह के लिए स्थगित की गई है और अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो छात्रों के हित में कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वो अफवाहों से दूर रहें और अपनी तैयारी पर ध्यान दें। देखिए, मैंने पहले भी सभी युवाओं से मैं अपील भी करता हूं, मैं युवाओं से कल भी मैंने कहा था कि युवाओं को तय करना है कि आखिर उनका आंदोलन चलाने वाले कौन लोग हैं, आखिर उनके आंदोलन के कारण से या युवाओं को, नौजवानों को सड़क पर लाकर कौन लोग अपने हित साध रहे हैं, कौन लोग इसका पूरी तरह से, किन लोगों ने इसको राजनीति की तरफ पूरी तरह से धकेल दिया है, इसका राजनीतिकरण कर दिया है। ऐसे लोग हैं जिनका इन युवाओं से, भर्ती परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है, जैसे हमने 25,000 नियुक्तियाँ पारदर्शिता के आधार पर करी हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के किए हैं, हम आगे भी इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है, जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जारी होगा। और जो वर्तमान प्रकरण आया था उसमें हमने युवाओं की तरफ से ही बात आई थी कि इस एक स्थान पर ये शिकायत आई है
इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से ये बात छात्रों के बीच में आनी चाहिए। तो हमने हाई कोर्ट के जज से जो है इसकी जांच के लिए उनके सुपरविजन में जांच कराने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। केदारनाथ से विधायक आशा नौतियाल ने बताया है कि हर दिन 10 से 12 हजार भक्त केदारनाथ पहुंच रहे हैं और आगे ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। उन्होंने कहा है कि हाल ही की आपदा से काफी लोग प्रभावित हुए हैं और कुछ अभी भी लापता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग और अधिकारियों की सक्रियता से राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से हो रहे हैं और सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं समय पर बहाल की गई हैं। आशा नौतियाल ने बताया है कि जिले में करीब 1800 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है, जिसे मुख्यमंत्री के सामने भी रखा गया है और उम्मीद जताई गई है कि जल्द ही योजनाओं को दोबारा पटरी पर लाने के लिए मदद जरूर मिलेगी। बरसात के बाद द्वितीय चरण की यात्रा प्रारंभ हो गई है दुर्गा नवरात्रों से और काफी मात्रा में यात्रियों ने, भक्तजनों ने और श्रद्धालुओं ने वहां पर आना प्रारंभ कर लिया है। हर दिन का जो आंकड़ा है वो अभी 10 से 12 हजार का है कि जो केदारनाथ पहुंच रहे हैं और अभी ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे यात्री आने लगे हैं, लोगों में उत्साह है और रौनक है क्षेत्र में। दूसरा विषय, हमारे यहाँ पर जो आपदा आई बहुत 28 अगस्त को जो बहुत बड़ी आपदा वहाँ पर आई है, उससे काफी लोग प्रभावित हुए हैं। कुछ लोग अभी भी लापता हैं जो अभी भी मिल नहीं पाए हैं, लेकिन उस आपदा को जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार मॉनिटरिंग करके लोगों को प्रभावित परिवारों से लेके प्रभावित क्षेत्र के लिए जिस तरह से उन्होंने वहां पर लगातार मॉनिटरिंग करके अधिकारियों को निर्देशित करके उसको व्यवस्थित करने का काम किया। हमारी तमाम रोडें, बिजली, पानी समय पर वहां पर लोगों को सुचारू करने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपने तमाम अधिकारी, हमारे जिला अधिकारी से लेकर और जितने भी अधिकारी थे, वो लगातार क्षेत्र में रहे और वहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए डटे रहे और जितने भी लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको मुआवजा वितरण किया जा रहा है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में आज एक खास आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 3 बजे बद्रीनाथ पहुंचकर इसकी मॉनिटरिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित माड़ा पास एमटीबी चैलेंज 2025 का शुभारंभ करेंगे। ये 2 दिवसीय आयोजन वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी कि 27 सितंबर को माड़ा पास तक पहुंचेगा। खास बात यह है कि प्रतिभागी 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देव लाल तक पहुंचेंगे, जहां वाइब्रेट टूरिज्म और साहसिक पर्यटक का उत्सव भी मनाया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य एडवेंचर टूरिज्म के साथ सीमा दर्शन को भी बढ़ावा देना है। देहरादून के सहसपुर में सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम किशोर द्वारा हिंदू समाज के खिलाफ डाली गई विवादित पोस्ट ने बवाल खड़ा कर दिया है। पोस्ट वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। सैकड़ों लोग कोतवाली सहसपुर पहुंचकर घेराव करने लगे हैं। आक्रोशित लोगों ने देहरादून पावंटा साहिब हाईवे पर जाम भी लगा दिया, जिससे यातायात बुरी तरह से बाधित हो गया है। लोगों का आरोप था कि सुबह से सूचना के बावजूद पुलिस ने देर शाम तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। गुस्साए लोगों ने कोतवाली के अंदर धरना भी दिया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर किसी तरह माहौल शांत करने की कोशिश की है, लेकिन देर रात तक प्रदर्शनकारी मौके पर ही डटे रहे। नदियों और जलाशयों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम अब और भी ज्यादा मजबूत कदम उठा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी 13 जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वो सीवेज से जुड़े एक्शन प्लान तैयार करें और नई परियोजनाओं की पहचान करें और उनकी निगरानी भी करें। न केवल गंगा बल्कि उसकी सहायक नदियां, झीलों और तालाबों को प्रदूषण से बचाने के लिए ये योजनाएं बनाई जा रही हैं। नमामि गंगे के निदेशक विशाल मिश्रा ने ये बताया है कि नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति से जिले में परियोजनाओं की निगरानी आसान होगी और डीपीआर समय पर तैयार की जा सकेगी। इससे न सिर्फ मौजूदा योजनाओं को गति मिलेगी बल्कि भविष्य के नए प्रोजेक्ट्स भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में हम लोगों को एक सीवेज के लिए एक्शन प्लान भी बनाना है, नए प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है
और गंगा और उसके सहायक नदियाँ या उसके अतिरिक्त भी यदि कोई नदी, झील जो भी है, उन वाटर बॉडीज़ को पोल्यूशन से बचाने के लिए यदि कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो इस संदर्भ में ऐसा महसूस किया गया कि ज़िले में कोई नोडल ऑफिसर नहीं है जो इस फील्ड का हो, जल निगम और जल संस्थान का, कि जो कि DPR बनाते हैं और इन सभी योजनाओं का अनुश्रवण भी करें। तो हमने 13 जिले में माननीय सचिव महोदय के निर्देशन के क्रम में एक नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं। इससे कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर मॉनिटरिंग करने में मदद मिलेगी और नए प्रोजेक्ट्स को बनाने में मदद मिलेगी। और जब हम नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो कहीं ना कहीं भारत सरकार में हम सबमिट करेंगे और वहाँ से हमको नए प्रोजेक्ट सैंक्शन होंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी नदियाँ हैं, झील हैं, उनको साफ रखने के प्रयासों को बल मिलेगा। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड कैडर की 2015 बैच की IPS अधिकारी रचिता जिवाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रपति ने उनके त्यागपत्र को मंजूरी दे दी है, जो 16 सितंबर 2025 की अपराह से प्रभावी होगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पास सचिव ने 25 अगस्त को रचिता जिवाल के इस्तीफे से जुड़ा प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, जिसके बाद मंत्रालय ने इसे स्वीकार करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। रचिता जुआल लंबे समय से राज्य पुलिस सेवा में अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी और अब वो औपचारिक रूप से सेवा मुक्त हो गई हैं। देहरादून नगर निगम में टेंडर प्रक्रिया को लेकर विवाद बढ़ गया है। पार्षदों ने नगर निगम पर मनमानी और अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर पार्षदों ने नगर निगम दफ्तर के बाहर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन भी किया है। नगर आयुक्त के कार्यालय में भी विरोध दर्ज कराया गया है। पार्षदों की मांग है कि बिना बोर्ड बैठक के मनमाने तरीके से जारी किए गए सभी टेंडर तुरंत निरस्त किए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पार्षदों का आरोप है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की आड़ में निगम प्रशासन दूसरे विभागों का काम कर बजट को ठिकाने लगा रहा है। पार्षद देवेंद्र प्रजापति, सरोजनी थपलियाल, राजकुमार संगर सहित कई पार्षदों ने नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली का विरोध किया है। वहीं नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने सफाई दी है कि क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत करीब 3 करोड़ के टेंडर जारी किए गए हैं और पार्षदों से उनके क्षेत्रों में काम कराने के लिए प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। देहरादून में छात्र संघ चुनाव के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्त हो गई है। SSP अजय सिंह ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि चुनावी माहौल में अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में DAV कॉलेज के पास छात्र संगठनों की रैली के दौरान पुलिस ने CCTV सर्विलांस के जरिए निगरानी रखी और 24 वाहन चालकों पर MV एक्ट के तहत कार्रवाई भी की है। इनमें बिना हेलमेट चलाने पर 15, ट्रिपल राइडिंग पर 50, रैश ड्राइविंग पर 2 और रेट्रो साइलेंसर का इस्तेमाल करने पर 2 वाहन चालान किए हैं। साथ ही पुलिस ने मौके पर मौजूद छात्रों को यातायात नियमों का पालन करने और शांति बनाए रखने की भी अपील की है।